Hello guys, welcome back to my channel. So today I am starting with the second part of the video, foreign exchange rate. In the first part I have discussed about the introduction of foreign exchange rate, currency depreciation, currency appreciation, the types of foreign exchange rate, and today we'll be starting with the demand of foreign exchange rate. So I have explained all of these topics in very detail in my previous video. So I'll just advise you to go and watch that if you haven't watched it, and then you should view this. So now we'll be starting the demand of foreign exchange. So as I've explained you, foreign exchange refers to all the currency other than our own country's currency. US की हो गई है या फिर चाइना की हो गई है, जापान की हो गई है. सो ऑल दोज करेंसी आर कंसिडर्ड एज द फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंडियंस, राइट. तो कब हम उनकी डिमांड करते हैं तो वो हम यहाँ पर कुछ बेसिक फिनोमिनाज होते हैं या फिर बेसिक एक्टिविटीज़ होती हैं व्हेन वी टेंड टू डिमांड अदर्स करेंसी, राइट. द फर्स्ट थिंग कम्स इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो इम्पोर्ट रेफर्स टू जब हम लोग गुड्स कहीं और से मंगा रहे हैं, ठीक है. सो जस्ट इमेजिन फॉर अ सिनेरियो व्हेन यू गो टू अ शॉप लाइक इन योर लोकल मार्केट, ठीक है. अब वहाँ पर कहीं कहीं जगह पर ऐसा चलता है कि व्हेन यू बाय समथिंग फॉर 10 रुपीज़, सो somebody एक्सेप्ट्स द 10 रुपी कॉइन एंड somebody डिनाइज कि नहीं 10 रुपीज़ का कॉइन नहीं चलेगा, यू गिव मी द नोट, ठीक है. सो वॉट एवर दे डिमांड वी हैव टू गिव, राइट. सो साइमल्टेनियस सिचुएशन हैपन्स व्हेन इट इज़ द इंटरनेशनल ट्रेड. जब मैं सामने से गुड्स मंगा रही हूँ, सो आई हैव टू पे इन द वे द ट्रेडर और द प्रोड्यूसर वॉन्ट्स, ठीक है. सो जिस भी कंट्री से मैं गुड्स मंगा रही हूँ, सो आई हैव टू पे द अमाउंट इन दैट पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव करेंसी. ओके, तो सपोज आई हैव ऑर्डर्ड द गुड्स राइट फ्रॉम यूएस, सो मेरे को जो है यूएस करेंसी में पे करना पड़ेगा. सो देन आई विल बी चेंजिंग माई करेंसी. मैं उस अकॉर्डिंग यूएस में आई मीन अपने रुपीज़ को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करूंगी एंड देन आई विल बी मेकिंग द पेमेंट. सो इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वेन एवर वी आर इन्वाइटिंग गुड्स इन टू आर कंट्री वी हैव टू पे इन द फॉरेन एक्सचेंज. द सेकेंड थिंग कम्स टूरिज्म टू आउटसाइड कंट्री. वेन आर पीपल लाइक जब हम लोग कहीं आउटसाइड आउट स्टेशन एज इन आउट ऑफ द कंट्री जब हम घूमने जाते हैं, सो ऑफकोर्स इफ़ वी आर गोइंग देयर सो वी हैव टू, जैसा देश है वैसा बेस है काइंड ऑफ सिनारियो कि इफ़ आई एम गोइंग देयर सो आई हैव टू यूज़ द करेंसी विच इज़ एक्चुअली रनिंग इन देयर इकोनॉमी, राइट. तो जो भी टूरिस्ट इंडिया से किसी और कंट्री में जाते हैं, सो दे डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज सो दैट दे कैन practice all the money related activity in the outside country as well. Okay, now the third thing comes unilateral transfers sent abroad. ठीक है. So unilateral transfers as we have studied in the very first unit कि unilateral transfers are those transfers which are just one sided. ठीक है. अब आप जो है उसके अगेंस्ट में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हो rather, ठीक है. ये वन साइडेड ही होते हैं. तो जब वो अब्रॉड भेजे जाते हैं इन फॉर्म्स ऑफ एनी गुड्स या फिर कुछ ग्रांट्स जब आप किसी दूसरी कंट्री में बेचते हो, सो देन ऑल्सो यू नीड द फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है. द फोर्थ थिंग कम्स परचेज ऑफ असेट इन द फॉरेन कंट्री. सो वेन एवर यू आर परचेजिंग एनी असेट एज इन टर्म्स ऑफ लैंड और एनी मशीनरी फैक्ट्री और एनी थिंग यू आर परचेजिंग आउटसाइड द कंट्री, सो अगैन यू हैव टू मेक द पेमेंट इन देयर ओन रिस्पेक्टिव करेंसी. आपको उनकी करेंसी में ही पेमेंट करना पड़ेगा और जो भी आप पेमेंट करोगे उसके लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड आएगी, राइट. अब जो फिफ्थ पॉइंट है ये है स्पेक्यूलेशन. सो दोज वर अवेयर ऑफ दी शेयर मार्केट उनको इस टर्मिनोलॉजी के बारे में अच्छे से पता होगा, बट जस्ट फॉर लाइक इंट्रोडक्शन लेट मी टेल यू कि जब भी करेंसी को स्टोर करके रखते हैं एंड वी वेट फॉर द टाइम कि उस करेंसी की वैल्यू अप्रिशिएट हो जाए ना, बढ़ जाए, और फिर हम उसको सेल करते हैं, तो वो जो प्रोसेस होती है उसी को स्पेक्यूलेशन कहा जाता है. सो वी डिमांड द फॉरेन एक्सचेंज व्हेन देयर प्राइसेस आर लो, है ना. सो वी परचेज देम एट वंस, राइट, एंड वी वेट फॉर द करेंसी लाइक वी स्टोर देम, और वो जो करेंसी है वो एक होल्ड पे चली जाती है क्योंकि वो इकोनॉमिकल सर्कल में नहीं, यानी कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो हमने पढ़ा था उसमें वो फ्लो नहीं कर रही होती है बिकॉज इट इज़ बीइंग स्टोर्ड समवेयर विद समवन, ठीक है. और वो लोग वेट करते हैं, ऐसे जो स्पेक्यूलेटर्स होते हैं दे वेट फॉर द टाइम कि द करेंसी गो लाइक द एप्रिशिएशन हैपेंस, और फिर वो करेंसी सेल करते हैं मार्केट में, ठीक है. सो दिस इज हाउ स्पेक्यूलेशन गोज. तो जब भी लोगों को अपनी फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी से गेन करना होता है, लाइक देयर ओन गेन प्रॉफिट्स करने होते हैं, सो दे डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है. सो दिस वर द 5 बेसिक प्रैक्टिसेस फॉर विच वी जनरली डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है. अभी इसका मैं रीज़न आपको बताना चाहूँगी. नाउ आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू रिकॉल जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो में बताया था कि जब भी मतलब इम्पोर्ट का कारण क्या होता है कि करेंसी जो है वो एप्रिशिएट हुई है, ठीक है. करेंसी एप्रिशिएट होने का मतलब क्या होता है कि वैल्यू जो है करेंसी की वो बढ़ गई है, और वैल्यू बढ़ने का क्या मतलब होता है कि उसकी प्रैक्टिकल टर्म्स में वैल्यू बढ़ी है, यानी कि $1 की वैल्यू जब पहले 50 हुआ करती थी अब वो $1 की वैल्यू 45 है, ठीक है. तो दिस इज नोन एज इंक्रीमेंट इन द वैल्यू एंड द एप्रिसिएशन इन द करेंसी, ठीक है. तो जब भी ऐसा होता है इट मीन्स कि फॉर अस like the rupee holder or for Indians, the
गुड्स फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, यानी कि जो यूएस के गुड्स है वो हमारे लिए चीप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो चीज़ हमको लाइक $1 की एक चॉकलेट होती थी जो मेरे को 50 रुपये में पहले मिलती थी, नाउ आई कैन बाई इट इन जस्ट 45 रुपीज़। ठीक है, तो क्या हो गई मेरे लिए वहाँ के गुड्स का दाम बहुत ज़्यादा कम हो गया। ठीक है, एंड वेन एवर द प्राइस ऑफ एनी थिंग गोज डाउन द डिमांड गोज अप, राइट। तो इसीलिए क्या होता है, डिमांड कब बढ़ती है, जब यानी कि सॉरी, यू डिमांड फॉर दी फॉरेन एक्सचेंज व्हेन यू हैव टू मेक द पेमेंट आउटसाइड, और जब आपको सामने पेमेंट करना है, विच मीन्स यू हैव ऑर्डर्ड गुड्स और यू हैव परचेज दी एसेट राइट देयर, और जब भी आप ऐसा करते हो सो दैट इज नथिंग बट दी इम्पोर्ट्स, राइट। आई होप आपको साइकिल समझ आई होगी, क्योंकि मैंने इसको उल्टे वे में समझाया, लाइक आई स्टार्टेड फ्रॉम इम्पोर्ट टू हाउ डिमांड हैज़ अराइज। तो सिमिलरली आप इसको उल्टा भी समझ सकते हो कि जब जैसे डिमांड आती है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि सामने जो है हमको जो उनके गुड्स हैं वो हमको चीपर मिल रहे हैं, क्योंकि हमारी करेंसी अप्रिशिएट हुई है। दैट इज़ वाई विल बी गोन मेक द इम्पोर्ट्स। सेकेंड रीज़न आता है आपका टूरिज्म का। ठीक है, तो जब भी कोई टूरिस्ट हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाएगा, सो दिस इज अगेन दे हैव टू प्रैक्टिस इकोनॉमिकल एक्टिविटी इन वेर एवर विच एवर कंट्री दे आर गोइंग, राइट। सो फॉर दैट रीजन दे विल बी डिमांडिंग द फॉरेन एक्सचेंज। तो ये इंपोर्ट एक मेजर रीजन हो गया, टूरिज्म हो गया, और एक स्पेक्यूलेशन हो गया। ठीक है, यूनिलैटरल ट्रांसफर लाइक दे आर वंस इन अ वाइल, और परचेज ऑफ एसेट इज इक्विवेलेंट टू द इम्पोर्ट्स। ठीक है, और एक स्पेक्यूलेशन वाली एक्टिविटी हो गई, जो मेजर 3 रीजन होते हैं जिसके कारण हम वी डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज। नाउ टॉकिंग अबाउट द ग्राफ ऑफ डिमांड ऑफ लाइक फॉरेन एक्सचेंज, तो ये आपका जैसे ग्राफ है, यहाँ पर आप ले लो रेट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यहाँ पर आप ले लो डिमांड। ठीक है, सो द डिमांड गोज अप व्हेन द रेट्स ऑल्सो गोज अप। ठीक है, तो विच फर्दर मीन्स कि जब भी आपका एप्रिसिएशन होता है करेंसी में, तो फिर आपकी डिमांड बढ़ती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है योर R1 है, इसकी वैल्यू है $1 इज इक्वल टू 45 रुपीज़, और यहाँ जो R2 है यहाँ $1 इज़ 50 रुपीज़। मतलब क्या हुआ कि जब भी हम लोग यानी कि एप्रिसिएशन हो रहा है करेंसी में, और हमारी करेंसी की वैल्यू मतलब वैल्यू नहीं बट न्यूमेरिकल वैल्यू गिर रही है, तब जो है आपकी डिमांड बढ़ेगी। ओके, इट विल इंक्रीज। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सो मतलब जस्ट ऑपोजिट टू द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज दिस फिनोमिना गोज। तो सप्लाई हम कब करते हैं, जब भी सामने वाले को फॉरेन मतलब हमारी करेंसी की नीड होती है। ठीक है, तो फॉर ऑल लाइक फॉर द यूएस पर्सन आवर करेंसी विल बी फॉरेन एक्सचेंज, राइट। तो जब भी उसको सप्लाई की ज़रूरत, आई मीन उसको हमारी करेंसी की जरूरत होगी, सो वी सपोज टू सप्लाई इट, राइट। सो द फर्स्ट पॉइंट कम्स इज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो जब यूएस वाला इंसान हमसे गुड्स खरीदेगा, सर्विसेज लेगा, तभी तो उसको ज़रूरत होगी पेमेंट करने की, एंड फॉर दैट पेमेंट ही इज सपोज टू पे अस इन द करेंसी इन विच वी आर ट्रेडिंग। ठीक है, हम जिस करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, हमारी खुद की जो है ओन करेंसी, उसमें उसको पेमेंट करना पड़ेगा। सो फॉर मेकिंग द पेमेंट ही विल बी नीडिंग दैट, और इसीलिए हमारी कंट्री से सप्लाई जाएगा फॉरेन एक्सचेंज का। सेकेंड पॉइंट कम्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन आवर कंट्री। ठीक है, अब जब कोई इंसान बाहर से, कोई दूसरी कंट्री से, दे कम टू आवर कंट्री, दे मेक द इन्वेस्टमेंट हियर, सो दे नीड टू पे द अमाउंट इन आवर ओन करेंसी, एंड फॉर दैट दे विल बी डिमांडिंग द करेंसी एंड विल बी सप्लाइंग द करेंसी। हम लोग सप्लाई करेंगे उनको करेंसी। ठीक है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में कर रहे हैं, एंड फॉर लाइक जो भी अभी तक ओनर रहा होगा जिसने जिसके कारण या फिर जिसका इन्वेस्टमेंट अब ट्रांसफर हुआ है, सो दे विल बी नीडिंग द पेमेंट इन द ओन करेंसी दे बिलोंग्स। ठीक है, तो इसलिए वो जो है हमारी कंट्री सप्लाई करेगी उनको, है ना। द थर्ड पॉइंट कम रेमिटेंस फ्रॉम आउटसाइड। सो अगेन रेमिटेंस एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स और वन साइड ट्रांसफर्स आर द सेम थिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब यूनिलैटरल ट्रांसफर्स सामने वाली कंट्री से हमारी कंट्री में आते हैं, सो अगेन दे विल बी नीडिंग द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नाउ द fourth point is speculation, as similar to that of the speculation being done in the depreciation, यानी कि जब कोई दूसरी कंट्री वाले हमारी करेंसी को डिमांड कर रहे हैं, दे वांट टू स्टोर आवर करेंसी फॉर सम टाइम सो दैट इसकी जो प्राइस है वो अप्रिशिएट हो जाए, एंड देन दे सेल आउट, है ना। तो तभी वो लोग क्या करते हैं, दूसरी कंट्री वाले हमारी करेंसी को डिमांड करते हैं, एंड वे सपोज टू सप्लाई देम आउट। ठीक है, तो सप्लाई किन कारणों से आता है, सो द रीजंस आर सिमिलर। फर्स्ट इज एक्सपोर्ट, सेकेंड इज स्पेक्यूलेशन। सो अब मैं एक्सपोर्ट वाला पॉइंट एक बार और अच्छे से समझा देती हूँ कि देखो, जब भी हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, आई मीन एक्सपोर्ट हो रहा है ना, दैट मीन्स हमारी करेंसी की वैल्यू जो है वो डेप्रीशिएट हुई है। ठीक है, डेप्रीशिएट होना मतलब क्या हो गया कि जो इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू जो है वो रिड्यूस हुई है, विच मीन्स कि जो सामने वाली कंट्री है, यानी कि जो दूसरी कंट्रीज़ है, उनके लिए गुड्स चीपर हो गए। यानी कि जो $1 की चीज़ पहले 50 में मिलती थी, अब वो $1 की चीज़ 60 में मिल रही है। ठीक है, तो उनको क्या मिल रहा है कि $1 में अब उनको और अच्छी चीज़ मिल रही है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, डिमांड बढ़ा देंगे, एंड व्हेन दे आर इंक्रीजिंग द डिमांड, इसका मतलब क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, है ना। और जब हम एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा तो फिर उनको पेमेंट करना होगा, और जब भी वो पेमेंट करेंगे तो फाइनली हमारी सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाएगी। सो आई होप आई एम गेटिंग क्लियर टू यू राइट नाउ। FX स्टैंड्स फॉर द फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो आपका सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विल इंक्रीज।
सो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यहाँ पर अगर हम ले ले यानी कि आई एम मेकिंग द कर्व, सप्लाई कर्व, तो यहाँ पर है रेट एंड दिस इज़ द सप्लाई। तो यहाँ पर क्या होता है, व्हेन द रेट इंक्रीजेज द सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेज। और यहाँ पर रेट का मतलब क्या होता है, R1, लाइक दिस इज द R1 एंड दिस इज द R2। तो R1 यानी कि क्या हो गया कि $1 वॉज 50 रुपीज़ एंड नाउ $1 इज 60 रुपीज़। ओके, तो इस तरह से आपका सप्लाई कर्व बनता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं किसी भी कर्व में जब हम दो ऑपोजिट पिलर्स की बात कर रहे होते हैं तो द पॉइंट कम्स इज इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मीट्स। ठीक है, so the curve of demand of foreign exchange and the curve of the supply of the foreign exchange meet, so that particular point is considered as the equilibrium। ठीक है, वो एक इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट होता है, यानी कि एक स्टेबल कंडीशन होती है व्हेन द डिमांड ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज और जो सप्लाई होता है फॉरेन एक्सचेंज का, दे आर इक्वल। ठीक है, सो व्हेन वी मेक डायग्राम इट लुक्स लाइक दिस। ठीक है, जहाँ पर ये वाला जो होता है डिमांड होता है और ये वाला जो कर्व है ये सप्लाई कर्व होता है। ठीक है, सो दिस पॉइंट इज कंसिडर्ड एज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब एज यू कैन सी यहाँ पर डिमांड से ज़्यादा इस एरिया में डिमांड से ज़्यादा सप्लाई हो रही है। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया कहलाता है ये कहलाता है एक्सेस सप्लाई का, और यहाँ पर आप देखोगे तो डिमांड की वैल्यू इज मोर। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया कहलाता है ये कहलाता है एक्सेस डिमांड का। ओके, सो एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई, बोथ ऑफ दीज सिचुएशन आर नॉट एट ऑल फेवरेबल। सबसे फेवरेबल सिचुएशन होती है इक्विलिब्रियम की। अगेन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फॉरेन एक्सचेंज कर्व, so I'll be considering rate over here and demand and supply on the bottom side. Now we'll be studying change in the demand and supply of the foreign exchange, और फिर उसके बाद उसका कैसा डायग्राम बनता है, डायग्राम एज इन ग्राफ। ठीक है, तो फर्स्ट चेंज जब होता है व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, अभी नाउ आई बी नॉट टेलिंग यू द रीजन कि डिमांड क्यों इंक्रीज हुई है, आई हैव एक्सप्लेन यू एवरीथिंग इन द थ्योरी। तो आप खुद एक बार एज्यूम करना कि इंक्रीज इन डिमांड कब होती है, डिक्रीज इन डिमांड कब होती है, डिक्रीज इन सप्लाई कब होता है, इंक्रीज इन सप्लाई कब होता है। आई विल बी लीविंग द एग्जाम्पल इन द कॉमेंट सेक्शन ऑफ द गिवन वीडियो। ठीक है, तो फर्स्ट जो है इंक्रीज इन डिमांड का आता है। सो व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड, इसका मतलब जो है आपका रेट इंक्रीज हुआ है, एंड व्हेन एवर देयर इज अ इंक्रीज इन रेट तो डिमांड भी बढ़ती है। ठीक है, तो और जब डिमांड बढ़ेगी तो द कर्व विल गो दिस वे अप, राइट। द सेकेंड कर्व कम्स व्हेन देयर इज फॉल इन द डिमांड, यानी कि डिमांड कर्व जो है वो इक्विलिब्रियम से नीचे जाएगा। इंक्रीज में इक्विलिब्रियम से ऊपर गया। ठीक है, डिक्रीज में इक्विलिब्रियम से नीचे जाता है, एंड द कर्व रिमेन्स द लाइक द स्लोप रिमेन्स द सेम। ठीक है, बस यहाँ पर क्या होता है, रेट कम होने से डिमांड भी कम हो जाती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द सप्लाई इन द सॉरी डिक्रीज इन द सप्लाई, तो सप्लाई में डिक्रीज कब होगी, व्हेन द रेट गोज हायर। ठीक है, तो ये जो इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है या फिर जो इक्विलिब्रियम वाला सप्लाई कर्व है उससे क्या हो जाता है, लेफ्टवर्ड्स शिफ्ट हो जाता है न्यू सप्लाई कर्व। ठीक है, जब आपका रेट इंक्रीज हो जाता है सो द सप्लाई कर्व गोज लेफ्टवर्ड्स फ्रॉम द इक्विलिब्रियम। ठीक है, एंड व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द सप्लाई सो द सप्लाई कर्व गोज द राइट वेज एंड द रेट गोज डाउन एंड द सप्लाई इंक्रीजेज इन द एंड। ठीक है, तो ये जो है ये इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है और ये हमने लेफ्टवर्ड सॉरी राइटवर्ड बनाया है क्योंकि देयर इज एन इंक्रीज। सो यार डिक्रीज में लेफ्टवर्ड मूवमेंट होता है एंड इंक्रीज में राइटवर्ड मूवमेंट होता है इन केस ऑफ सप्लाई, और डिमांड में इसका उल्टा। So now let's start with the last topic of the chapter, foreign exchange market, and the very easy topic. तो foreign exchange market एक ऐसा market होता है where the buying and the selling of the foreign currencies are done। ठीक है, जब ऐसा market जहाँ पर foreign currency में ही deal की जाती है, वहीं उसी को buy करते हैं उसी को sell करते हैं, so that market is considered as the foreign exchange market। ये एक international market होता है of course। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके तीन major functions की जो कि foreign exchange market में होते हैं, and students usually gets confused in these three functions, so I'll try to explain it in the clearest way possible। The first function is transfer function। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन को मैं एक और टर्म के साथ जोड़ना चाहूँगी, दैट इज़ द परचेजिंग पावर। ठीक है, सो परचेजिंग पावर क्या होती है, एक इंडिविजुअल या फिर कोई भी फर्म या इंस्टीट्यूशन की एबिलिटी टू परचेज। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है, यहाँ आपकी परचेजिंग पावर जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है। इसका मतलब क्या होता है कि यू कैन क्रिएट सर्टन बिल्स, यू कैन क्रिएट सर्टन डील्स और अग्रीमेंट्स थ्रू विच आप आपकी परचेजिंग पावर को शिफ्ट कर सकते हो। यानी कि सपोज आपने एक डील करी यूएस के साथ एंड यू आर बाइंग गुड्स फ्रॉम देम। ठीक है, तो आपने एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना के दे दिया फ्रॉम द नेम लाइक फ्रॉम इंडियन करेंसी कि मैं आपको इतने पर्टिकुलर टाइम स्पैम के बाद पैसे दे दूंगा। ठीक है, सो नाउ द यूएस सिटीजन डज नॉट हैव द अमाउंट विथ देम, लेकिन उनके पास वो बिल होता है या फिर वो डील या अग्रीमेंट होता है। ठीक है, अब वो उनकी परचेजिंग पावर होती है एंड नाउ दे कैन परफॉर्म ट्रेड विथ एनी अदर कंट्री और एनी प्लेस या फ्रॉम एनी अदर प्लेस, है ना, और उस
बिल से या फिर उस एग्रीमेंट से वो हर जगह ट्रेडिंग कर सकते हैं। वो वाला बिल देख के, यानी कि दैट बिल इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन अमाउंट जो कि उनको मिलने वाली है ना। वो एक बिल ये रिप्रेजेंट करेगा कि आपको इतने टाइम में ये अमाउंट मिलने वाली है ना। तो वो बिल अगर आप किसी और को दे देते हो, किसी भी तीसरे पर्सन को, सो नाउ द पेमेंट हैज़ टू बी डन डायरेक्टली टू दैट थर्ड पार्टी, ठीक है। तो वो जो बिल है वो आपकी परचेजिंग पावर को मारता नहीं है, इनफैक्ट इंक्रीज कर देता है कि इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग द पेमेंट राइट नाउ, यू हैव द फैसिलिटी टू गेट अ बिल और एन अग्रीमेंट विच यू कैन पार्सल और पास इट टू अदर पीपल एंड यू कैन ट्रांसफर योर परचेजिंग पावर एट द एंड, ठीक है। सेकेंड होता है क्रेडिट फंक्शन। क्रेडिट फंक्शन अलाउज, लाइक दिस मार्केट अलाउज यू टू डील इन द क्रेडिट। आप यहाँ पर क्रेडिट में डील कर सकते हो। देयर इज नॉट ऑलवेज अ कंपल्शन कि आपको तुरंत के तुरंत पेमेंट करना है या फिर एक पर्टिकुलर टाइम स्पैम में ही करना है। इट्स अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द टू पार्टीज इन्वॉल्व इन अ डील। उनके हिसाब से उनको जब भी पेमेंट चाहिए, जब भी पेमेंट करना है, उस हिसाब से वो क्रेडिट बेस्ड ट्रांजैक्शन एक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कर सकते हैं। द थर्ड एंड द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इज हेजिंग फंक्शन। सो दिस फंक्शन सेज कि यहाँ पर आप जो है ट्रेडिंग कर सकते हो करंट प्राइसेस में, पर आपको जो गुड्स होंगे या सर्विसेज होंगी वो आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम मिलने वाले हैं, विच मीन्स कि आप करंट प्राइसेस में फ्यूचर डील्स कर रहे हो, ठीक है। तो यानी कि अभी जो फॉरेन एक्सचेंज का जो भी रेट चल रहा है एंड द टू पार्टीज आर अग्रीड अपॉन दैट, सो दे विल मेक श्योर एंड दे विल मेक द डील हैपन, है ना। और फिर उसके बाद जो भी गुड्स हैं वो आपको 2 महीने, 3 महीने, 15 महीने बाद मिले, और फिर उसका पेमेंट भी आपको जब करना है करेंगे। बट वट एवर पेमेंट यू आर गोइंग टू गिव, द रेट ऑफ द डे ऑन विच द डील वॉज फाइनलाइज उस प्राइस पे होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आज एक प्राइस है वेयर $1 स्टैंड्स फॉर 79 रुपीज़, ठीक है। आज मैंने एक डील करी, सो आफ्टर 15 days, 15 months or 15 years, whenever the deal will be completed, I have to pay the amount in this particular rate, ठीक है। मेरे को इस रेट में ही पेमेंट करना होगा, नॉट इन द रेट जो कि उस पर्टिकुलर 15 साल 15 महीने बाद चल रहा रहेगा, उस पर नहीं, मुझे इस अमाउंट पे ही करना होगा क्योंकि इस पर डील हुई है। सो दिस इज एन हेजिंग फंक्शन विच इज़ बीइंग given in the foreign exchange market, and this is a very useful function. It allows long term ट्रेडिंग। इसके अलावा जो एक रिलेशन होता है अमंग्स टू कंट्रीज, अमंग्स टू इंटरनेशनल ट्रेडर्स, दैट ऑल्सो गो स्ट्रॉन्गर, ठीक है। तो ये हमने बात करी फंक्शंस की। तो स्टूडेंट्स यूज टू गेट कंफ्यूज इन दिस, सो आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन द ईजिएस्ट फॉर्म। अब अपन बात करते हैं काइंड्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सो बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के। एक होता है स्पॉट मार्केट, दूसरा होता है फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट, एज द नेम सजेस्ट, दिस इज द मार्केट वेयर द डील्स टेक्स प्लेस ऑन स्पॉट, ठीक है। ऑन स्पॉट डील हुआ करती है, यानी कि इमीडिएटली डील्स होती हैं जहाँ पर 2 बिजनेस या 3 बिजनेस डेज में आपको पेमेंट किसी भी हालत में करना ही होता है, ठीक है। सो दिस इज अ मार्केट वेर इन यू डील इन द करंट रेट एंड यू मेक द पेमेंट इन द करंट रेट, ठीक है। जो भी करंट रेट चल रहा होगा उसी पे आप डील करते हो और 2-3 दिन में आप उसी करंट रेट पे पेमेंट भी कर देते हो, ठीक है। सो दिस इज द ऑन स्पॉट मार्केट। सेकंड इज द फॉरवर्ड मार्केट, जस्ट द ऑपोजिट ऑफ स्पॉट मार्केट, जहाँ पर आपको जो है पेमेंट जो है वो एक पीरियड के बाद करना होता है ना। तो यहाँ पर वही जो हेजिंग फंक्शन होता है, सिमिलरली इसी क्राइटेरिया पे फॉरवर्ड मार्केट चलता है कि जो प्राइसेस होते हैं वो एक पर्टिकुलर डे पे फिक्स हो जाते हैं, डील फिक्स हो जाती है, पर डील का इम्प्लीमेंटेशन थोड़े टाइम बाद होता है एंड द पेमेंट ऑल्सो गोज सब लाइक द डिले इन द टाइम पीरियड, उसी टाइम जो है उस फॉरवर्ड मार्केट में पेमेंट किया जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पर 2 इसकी एडवांटेजेस होती हैं ऑफ फॉरवर्ड मार्केट। फर्स्ट, रिस्क ऑफ चेंजेस, ठीक है। तो जैसे कि आपने जिस भी दिन डील फाइनलाइज करी वहाँ पर आपके रेट फिक्स हो जाते हैं, है ना। उसके बाद जो भी चेंजेस होते हैं वो आपको फेस नहीं करने होते हैं और यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट चेंजेस, क्योंकि आपका जो है डील पहले ही हो गई है और रेट ऑफ ऑलरेडी फिक्स हो चुका है। भले ही आपको पेमेंट या फिर आपका ऑर्डर आपको बाद में मिलेगा, बट द रेट गोज फिक्स। तो यहाँ पर जो रिस्क होता है कि बाद में रेट्स चेंज हो जाएंगे या बाद में रेट्स कम हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, सो दैट रिस्क डज नॉट देयर, दैट फियर इज़ नॉट देयर, है ना। सेकेंड थिंग इज अगेन प्रॉफिट। तो क्या होता है जब भी आप एक करंट यानी कि फिक्स रेट पे ट्रेडिंग करते हो ना, तो दैट ऑलवेज प्रूव्स टू बी अ प्रॉफिटेबल वन, लाइक जनरली इट प्रूव्स टू बी द प्रॉफिटेबल वन, क्योंकि द रेट्स आर ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग, है ना। तो एक जो फिक्स रेट पे डील हो जाती है, दैट टर्न्स आउट टू बी द प्रॉफिटेबल वन। और ये वही स्पेकुलेशन वाला मैकेनिज्म चलता है, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। तो उसकी मदद से प्रॉफिट भी हो जाता है और आपके पास कोई रिस्क भी नहीं होती इन द फॉरवर्ड मार्केट, ठीक है। सो या दैट वाज इट अबाउट द वीडियो, द चैप्टर। आई होप यू गॉट एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन एंड आई थिंक द वीडियो हैज़ गॉन लिटिल लॉन्ग, इसलिए मैंने जो सप्लाई के बाद से था आई इंक्रीज माई स्पीड अ बिट, सो आई होप दैट हैज़ नॉट कॉज्ड एनी प्रॉब्लम टू यू ऑल। सो जो मैंने इंक्रीज डिक्रीज सप्लाई और इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई डिमांड के बारे में जो बताया, उसके रीजंस आई पिन इन द comment section below, so you can check out. If you have any doubt you can comment me there, or if you like the video please hit the like button, share it with your friends and do subscribe to my channel. Thank you so much for watching. Also I have uploaded the writing skills of class 12 right on my channel, so the link of the playlist will also be dropped in the description box, as well as other economics video of class 12. The other lectures are also covered, so you can check out
The links in the description box. Thank you so much.